So good morning everyone and guys, welcome to your another important weekly general awareness classes for your banking examination, where we are covering the most important topics which are seen in a week with regards to your banking examination. And today we are covering the important current affairs from 16th to 22nd of November 2024. तो रिसेंटली आपका आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट भी आ चुका है प्री का। तो आप में से काफ़ी बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। और अब आप सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज मेंस में आपका जीए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और ये सेशन आपका वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो तो गाइस वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, बिकॉज जीए को बहुत लेट तक मत लेके जाना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में जरूर रहें। एंड वी हैव स्टार्टेड, अगर आप नए हैं यहाँ पे तो हमने ये सेशंस जो है अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट किए हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे इजीली आप जाके जनरल अवेयरनेस के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो आप उन सेशंस को भी देखें ताकि आपको एक काइंड ऑफ रिलेशन बन जाए आपका जीए के ऊपर। हम इन सेशंस में क्या करते हैं, हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बोला डिस्कस करते हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपके साथ अराउंड 30+ टॉपिक्स जो है मैं लेके आया हूँ, या फिर 30+ न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है इस वीक में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बिकॉज हम क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो गाइस जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैं आपके सिर्फ आपसे दो चीज़ें रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर वी प्रोसीड टू दिस सेशन। आपको करना क्या है, आप प्लीज़ एक नोटबुक अपने पास जरूर रखिए। आप इन नोटबुक्स में अपने सारे आंसर्स को मार्क कीजिए, चेक कीजिए कि मेरे कितने आंसर्स ठीक है। क्योंकि अगर आप पहली बार भी तैयारी करें तो थिंक इट कि आप एक एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं आते, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो यहाँ पे आप गेस वर्क्स को यूटिलाइज कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। अगर आपने खुद तैयारी की है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे आंसर्स सही आ रहे हैं। अगर मैंने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप उन टॉपिक्स को ऐड कर लीजिए। अगर पढ़ा है तो देखिए क्या वो वाकई सही हो रहे हैं, आप वहाँ से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं तो मैं आपको बोलूँगा फिर भी आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और यहाँ तो चीज़ें सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए रिसेंट नवंबर में क्या हुआ है, एक माइक्रोसेफ कंसल्टिंग है, उन्होंने ना एक सर्वे करवाया था। सर्वे जिसके अंडर सर्वे कराया था इन द अंडर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव है। उसके अंदर उन्होंने 1 लाख वुमेन जो एमएसएमईज है उनके ऊपर एक सर्वे कराया था और 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज पे करवाया। तो पूछा कि इसमें से कौन सी वो कैटेगरी नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी नहीं है जी, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं आप सबसे बोलूंगा प्लीज आप अपने आंसर्स मार्क करते रहिए और देखिए क्या मेरे आंसर ठीक हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। तो हुआ क्या है जी, बेसलाइन कंडक्ट करवाई गई बाय द माइक्रोसेफ कंसल्टिंग्स ने, जो कि 4 पैरामीटर्स पे करवाएगी। वो कौन सी हैं, वो है ब्यूटी एंड वेलनेस, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल ट्रेड और आता है आपका फूड एंड बेवरेजेस। तो जो स्टडी है ये एक इनिशिएटिव है अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का इनिशिएटिव है। देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है वो एक आइडिया था, किसने दिया था, नीति आयोग। वो एक नीति आयोग का इंक्यूबेशन था, यानी कि उसको इनिशियल पुश जो था वो नीति आयोग ने दिया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि पहले नीति आयोग ने स्टार्ट किया, फिर उसको एक हमने पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो क्या चाहिए, सबसे पहले भाई मुझे मेंटरशिप चाहिए, बिकॉज मैं बिल्कुल नया हूं तो मुझे पता तो चले बिजनेस कैसे होता है। मुझे हाथ संभालने वाला चाहिए। मुझे फिर अपने, अगर मुझे एक हैंड होल्डिंग मिलेगी तो मैं अपनी कैपेसिटी बनाऊंगा भी, मैं कैसे कैसे काम करना चाहता हूँ, कितना बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ। उसी के बेस पे मैं अपना नेटवर्क भी बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लूंगा और फंडिंग लूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की जाती है, पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस किए जाते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं, इन्वेस्टर पिचिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टर्स को अपनी पिच जाके से दे सकते हो और आप अपनी आपको सीड फंडिंग कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, सीपी ग्राम्स के ऊपर। तो रिसेंटली क्या हुआ था, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिट्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि सीपी ग्राम्स है, उसमें ना क्या किया, जो एवरेज ग्रीवांस सिस्टम है ना उसके रिडक्शन हुई थी। 30 डेज से 13 डेज तक जो है वो एवरेज ग्रीवांस रिट्रेसल का टाइमलाइन रिड्यूस हुआ है। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि ऑफिशियल टाइम कितना है, ऑफिशियल टाइम कितना दिया जाता है सीपी ग्राम्स के अंडर। तो बहुत बच्चे पूछेंगे सर ये तो स्टैटिक क्वेश्चन आ गया। बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि स्टैटिक से, ठीक है ना, करंट से आपका स्टैटिक डिराइव करके वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है 21 डेज का जी। तो 21 डेज ऑफिशियल टाइमलाइन है। जो मैंने आपको बताया रिसेंट अपडेट एक्चुअल में क्या है कि जो एवरेज ग्रीवांस रेजोल्यूशन टाइम है ना नवंबर में, वो 30 डेज से 13 डेज हो चुका है, ठीक है। अब सीपी ग्राम्स है क्या, नाम ही सिंपल बता रहा है,
पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि पब्लिक की जो भी ग्रीवांस है उसको कैसे खत्म किया जाए। तो कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। 2007 से ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और समझिए, मैंने बोला ग्रीवांस को रिड्रेस करना है, तो कुछ सॉर्ट ऑफ ग्रीवांसेस तो ऐसे भी होंगे ना जो यहाँ ये कवर नहीं कर पाएगा, तो वो कौन से होंगे? थोड़ा सा बेसिक सोचो, अगर पेपर में सवाल आ जाए किस में से कौन सा ग्रीवांस सीपी ग्राम्स के अंडर कवर नहीं होगा, तो बेसिक सोचो क्या क्या हो सकता है। भाई देखो, सबसे पहली बात है, अगर कोई मैटर कोर्ट के कंसिडरेशन में है तो वो कवर नहीं होगा। सिंपल बात है, हम बोलते हैं ना यार भाई ये मामला मत लेके आओ, ये तो कोर्ट का मामला, कोर्ट देखेगा। सबने जॉनी एलएलबी या बहुत चीजें देखी होंगी, बहुत चीजें में बोला जाता है भाई ये कोर्ट का मामला, कोर्ट देखेगी। उसके बाद क्या है? फैमिली डिस्प्यूट्स, पर्सनल या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स। तो फैमिली डिस्प्यूट्स यहाँ पे नहीं आते, वो फैमिली कोर्ट्स में देखे जाते हैं। आरटीआई का कोई मामला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का कोई मामला है, वो यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा जी, वो भी आपका अलग से उसको कैटर किया जाएगा। और अगर कोई मैटर आता है नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, वो भी सीपी ग्राम से कवर नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है यार, एक नॉर्मल ग्रीवांस सिस्टम है, तो इसमें आप नेशनल सिक्योरिटी की बात होना कर सकते हो, वो चीज तो बड़े लेवल पे होगी। टाइम लिमिट मैंने आपको बता दिया है। अपील क्या है? आपको 30 डेज के अंदर अंदर आप को फैसला आया है, 30 डेज के अंदर अंदर आगे अपील कर सकते हो। और जो अपील आपको कही आपने आगे की है, वो भी 30 डेज में, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसको विद इन 30 डेज में उसको रिजॉल्व करवाना होगा, रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। ये था सीपी ग्राम्स के बारे में। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के ऊपर, सीपी ग्राम से बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और आज का पहला क्वेश्चन में मैंने आपको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था अभी थोड़े टाइम पहले। वो किसका इनिशिएटिव था? नीति आयोग का। और एडीपी भी किसका इनिशिएटिव है? ये भी नीति आयोग का ही इनिशिएटिव है। ठीक है जी। तब क्या है क्वेश्चन? ये पूछा गया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, इंडिया में कितनी स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? एक एस्पिरेशन बनाना है कि भाई हमने कुछ सिटीज को उठाया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को उठाया और बोला कि हम इनको एक मॉडल बना देंगे जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पायर करेगा। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स हैं जी? हैं 28 स्टेट्स, ऑप्शन नंबर ए। तब यहां पे क्या है, अगर मैं बात करूं तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बोला, नीति आयोग का इनिशिएटिव है। 112 अंडर डेवलप्ड, 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए सिंपल चीज है, हमें किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी किसी पैरामीटर पे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कि किसी भी तरह भी कर लेंगे। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले 5 थीम्स बनाएगी। उन 5 थीम्स के आगे 49 जो हैं आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखेंगे। अब पहली बात, वो 5 थीम्स कौन सी हैं? अगर आप इसको बेसिक लेवल पे समझो ना, मैं आपको बोलूं कि यार अगर मुझे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट या मुझे कोई भी एक प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूं कि यार आप ना इसको लो कि यार इस तरह की चीज होनी चाहिए, मैं कहता हूं इंडिया इस तरह का होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले किस चीज की बात करूंगा? सबसे पहले बात करूंगा भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज द मस्ट। अगर लोग रहने तो हेल्थ और न्यूट्रिशन तो सबसे पहले है ना, उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इंडिकेटर क्या था? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसके साथ जब आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देना चाहते हो, आप चाहते सर मैं चाहता हूं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो, वहां पे हेल्थ हो, न्यूट्रिशन मिले, एजुकेशन फैसिलिटी मिले। हमारे फार्मर्स की मैं बात करूंगा, एग्रीकल्चर हो, उनके लिए पानी बहुत जरूरी है फार्मर्स के लिए, तो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर हो। जब सारा कुछ, तो भाई सबसे बड़ा पैसा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली उनको इंक्लूड कीजिए, उनको स्किल्स दीजिए। अब ये सब कुछ मैं करूंगा कैसे? मैं बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहता कि भाई बहुत ज्यादा पैसे दे दो, मुझे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो सारी चीजों का। तो वही बात यहाँ पे की गई है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और फिर आता है आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हियर। गोल मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको आपको एनहांस करना है इन दिस स्पेसिफिक 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनआईसीडीपी जो है वो आपका यूनियन बजट में भी हाईलाइट किया गया था। तो क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा था? कौन सा था? तो इंडिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अगर स्टैटिक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इंडिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों यूनियन बजट में न्यूज में था। चलिए जी, तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, जो कि ये स्टेट्स को कवर करता था, उत्तर प्रदेश,
हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। फिर उसके साथ हमारे अदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो थे वो कौन से थे, वो थे हमारे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स ही पढ़ने, बट यहाँ पे क्या याद रखना, यहाँ पे आप एक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, गया, क्योंकि गया को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर, जो कि इस बार यूनिट बजट में प्रपोज किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि इंडिया का पहला कोस्टल कॉरिडोर था। ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर। और अभी क्या था, 12 न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोज किए गए थे, 12 न्यू सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड हियर। अब बात करते हैं 12 सिटीज या फिर वो 12 प्लेसेस कौन सी जो इंक्लूड की गई थी बजट में। ठीक है, अब मैं नेम बता रहा हूं तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने नेम्स अपनी नोटबुक्स पे। तो कौन सा है, दैट इज खुरपिया, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। फिर आ जाता है आपका राजपुरा पटियाला कॉरिडोर, दैट इज इन पंजाब। फिर आ जाता है दीघी, दीघी आ जाता है जी महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पलक्कड़, पलक्कड़ इट इज इन केरला। फिर आ जाता है आपका आगरा प्लस प्रयागराज। तो ये कहाँ पे आता है, ये आता है उत्तर प्रदेश में। गया, मैंने आपको बता ही दिया गया कहाँ पे आता है, बिहार में आता है। फिर आ जाती हैं दो स्टेट्स, दो प्लेसेस कौन सी हैं, अरवक्कल प्लस दूसरा का नाम है कोपथी। ठीक है, कोपथी ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में जी। फिर आ जाता है आपका जहीराबाद, जहीराबाद आता है तेलंगाना में। ठीक है जी, और उसके बाद कौन सा आता है आपका लास्ट में, जोधपुर पाली। ठीक है जी, जोधपुर पाली कॉरिडोर है, ये कहाँ पे बनेगा, ये आपका राजस्थान में बनेगा। तो ये आपको प्लेसेस याद रखनी है, 12 प्लेसेस जो कि आपसे एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जो कि बजट में अनाउंस की गई थी। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर। और इसके अलावा पहला कॉरिडोर कौन सा है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया गया किसके अंडर बनेगा, वो AKIC का पार्ट बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ नवंबर 2024 विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज कार्निवोर स्पीशीज दैट हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब देखो ये 1952 में एक्सटिंक्ट हुई थी। इसके मैं दो हिंट आपको दे रहा हूं, इससे इंट्रोड्यूस होता है कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। चलिए, तो मैंने आपको दो बहुत बड़े हिंट दे दिए। आई थिंक कूनो नेशनल पार्क देखिए सबको इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, चीता। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है एक्चुअल में कि हमारा प्रोजेक्ट चीता जो था वो न्यूज में देखने को मिला है। ठीक है, और नवंबर में बेसिकली हुआ क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने बोला है कि हम एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे टू लुक एट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट चीता है, कंजर्वेशन ऑफ चीता प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे मैं को बोला चीता 1952 में एक्सटेंट हो चुका था। प्रोजेक्ट चीता 2022 में स्टार्ट किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि हम चीतास को री इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ चीतास मत याद रखे, बट याद रखना सबसे पहली बार हमने चीता जब री इंट्रोड्यूस किए तो कहां से इंपोर्ट किए थे, दैट इज फ्रॉम नामीबिया। उसके बाद किए हैं हमने साउथ अफ्रीका से, ताकि वो हैबिटेट डेवलपमेंट हो चुके उनका। और एक अब चीता से एक चीज और याद रखना, जो मैंने आपको आई थिंक कुछ पिछले सेशन में पढ़ाया था, वो एक इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था जिसका नाम आपको याद रखना, IBC, इंटरनेशनल बिग अलायंस। जब हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हेडक्वार्टर भी इंडिया में बन रहा है, ISA का हेडक्वार्टर है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हेडक्वार्टर इंडिया में, IBC का हेडक्वार्टर भी प्रपोज हुआ इंडिया में बनेगा। एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, बट पूछा गया कि हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा। अब आता है IBC के अंडर क्या है, बेसिकली हमारी 7 लार्ज कैट्स या फिर बिग कैट्स जो हैं वो कवर होते हैं। वो बिग कैट्स कौन सी देखिए सिंपल, कैट फैमिली को याद कीजिए, लायन, टाइगर, जैगुआर, चीता, प्यूमा, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जी जैगुआर और प्यूमा को छोड़ दो, बाकी सारे इंडिया में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारे इंडिया में मिलते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया कि जैगुआर और प्यूमा इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर। तो ये चीज भी याद रखना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाला पार्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली अंडर द रिवाइज रूल्स बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अ ट्रेडिंग अकाउंट इज मार्क्ड एज इनएक्टिव। तो ट्रेडिंग अकाउंट को इनएक्टिव मार्क किया जाएगा अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई है फॉर कितने मंथ्स। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले क्या होता था, पहले एक स्पेसिफिक टाइम था 1 साल का। तो मैं आपको खुद ही हिंट बता देता हूं, पहले भाई 12 मंथ्स का टाइम मिलता था। अगर आपका अकाउंट 12 महीने इनएक्टिव रहा, 12 महीने एक्टिव नहीं रहा, यानी कि उसमें कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव कंसीडर किया जाता था। अब कितना हुआ है, तो देखिए अब आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या 12 महीने रह गया है, 18 हुआ है, 24 हुआ है, 36 हुआ है, 48, कितना कर दिया गया? तो गाइस आंसर इज 24 मंथ्स, 2 साल कर दिया गया है। अब ये है क्या जी, इसमें काफी चीजें समझनी है। सबसे पहले क्या है कि द ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी ना इनएक्टिव, अगर कोई भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई फॉर 24 मंथ्स, पहले 12 महीने तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो ट्रेडिंग क्राइटेरिया वो भी बढ़ा देगा, यानी कि अगर आप आईपीओ एप्लीकेशन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, बाय बैक कर रहे हो, कोई ऑफर फॉर सेल है, इक्विटीज में है और फ्यूचर नोट ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटीज, मतलब अगर आप कुछ भी बेसिकली मोटा मोटा ट्रेड कर रहे हो, तो भाई इन्होंने बोला कि अगर आप 2 साल इन ट्रेडिंग नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, तो वो आपका अकाउंट इनएक्टिव क्रिएट किया जाएगा। अब अगर आपको इनएक्टिव क्रिएट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनएक्टिव का मतलब आपका अकाउंट बंद हो गया। इनएक्टिव का मतलब कि ऑब्वियसली आप अगर आप उसको एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, रीएक्टिवेट हो जाएगा, बट इन द फॉर्म ऑफ इन पर्सन वेरिफिकेशन। आईपीवी के थ्रू होगा, या तो वो फिजिकली हो सकती है या फिर वो डिजिटली होगी। ऑब्जेक्टिव सिंपल है। एनएससी ने बोला हमने देखा है काफी ज्यादा फेक ट्रेडर्स आते हैं, तो हम चाहते हैं जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में एंगेज रहना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो इसलिए एनएससी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं ना, उसके ऊपर भी अंडू प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो बंदा सर्विस दे रहा है, कोई बंदा चला ही नहीं रहा अकाउंट, पर जिसका अपने म्यूचुअल फंड है, जिसका अपने वर्क लिया, उसको तो क्लाइंट मेंटेन करना है ना, तो उनके लिए भी अनड्यू प्रेशर होता है, उसको भी वहां से हम उन लोगों को प्रिवेंट करना चाहते हैं। ठीक है जी। और उन्होंने बोला कि अगर कोई एग्जिस्टिंग इनएक्टिव अकाउंट्स थे, अंडर द अरे रूल्स दे कैन ऑल्सो गेट दी अपडेशन, या फिर उनको भी हम अगेन एक्टिव कर सकते हैं। Then is recently in November, Reserve Bank of India's new operational framework on foreign portfolio investors. They said that FPIs must be classified as FDIs. तो ये बहुत पुराना चीज है, बट क्योंकि न्यूज में आया है तो पूछा गया कि एफपीआईज को एफडीआईज में कब क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल चीज, अब बहुत सिंपल चीज है। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जबकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोला जाता है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इतना परसेंट तक अगर आप इक्विटी, पेड अप इक्विटी लेते हो तो इंडियन कंपनी में, तो भाई आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपको एफपीआई बोला जाएगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाते हो तो आप एफडीआई बन जाओगे। तो कितना परसेंटेज था, सिंपल है जी, आई थिंक सबको आता होगा ये आंसर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस। दैट इज 10%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली बोला है कि विद इन 5 डेज, 5 ट्रेडिंग डेज में अगर आप 10% थ्रेशोल्ड से बन जाते हो तो आपको भाई एफडीआई बना दिया जाएगा, दे विल बी रिक्लासिफाइड एज एफडीआईज। बट यहाँ पे 2-4 चीजें बोली गई हैं कि ये फ्रेमवर्क था, बट इसमें 2-4 चीजें बोली गई हैं। इन 5 ट्रेडिंग डेज में सबसे पहला क्या है, अगर आपको रिक्लासिफिकेशन है तो आपको पहले तो इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और इन्वेस्टेड कंपनी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो कंपनीज ने इन्वेस्ट किया उनसे भी अप्रूवल है कि भाई आप ये एफपीआई से एफडीआई बन रहा है। ठीक है, और ये भी बताना है कि जहां जहां पे अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाओगे, रिक्लासिफाई हो जाओगे, तो जहां जहां पे एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस है वो एफपीआई पे भी लग जाएंगी। हम बोलते हैं ना एफडीआई विद ऑटोमेटिक रूट, तो ये लिखा होता है, तो एफडीआई की जहां जहां पे रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि एफपीआई और एफडीआई क्या होती हैं। 10% स्टेक है तो छोटा माना जाता है, तो उसको एफपीआई बोला जाता है। ठीक है, सिंपल चीज है। ये फ्रेमवर्क हम क्यों लेके आए, ताकि हम एक स्ट्रीमलाइन कर सकें। ठीक है, स्ट्रीमलाइन कर सकें ट्रांजिशन को, जो कि एफपीआई से एफडीआई के बीच में जो ट्रांजिशन होता है ना, उसको हम यहाँ पे इजीली स्ट्रीमलाइन कर सकें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। As of November 2024, how many member countries does the Asian Development Bank है? तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे एक बहुत बेसिक और इससे भी बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बहुत बेसिक सवाल पूछे मैंने आपसे, सबको आना चाहिए। कहाँ पे हेडक्वार्टर, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? मनीला, दैट इज इन
फिलीपाइंस। आई होप सबका आंसर ठीक हो गया होगा। अब एडीबी मेंबर्स कितने हैं नवंबर में, एज ऑफ नवंबर एडीबी में है जी 69 मेंबर्स। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। तो ये न्यूज में एक्चुअल में क्या था, क्योंकि पहला बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बॉन्ड लॉन्च किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस एरिया के लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, और किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ताकि वो इट वुड बी सपोर्टिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो है 10 ईयर $100 मिलियन बॉन्ड है, जिसको के डाई आईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और क्रेडिट एक एग्रीको सीआईबी ने इन्होंने इसने परचेज किया था, इसने अरेंज करवाया था। सिंपल चीज है जी, जो भी क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलाइंड इनिशिएटिव्स होंगे, उनको यहाँ पे इसके थ्रू फंड किया जाएगा। इससे पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरल ट्रायंगल, ठीक है, और नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब जो है एक तरह के बॉन्ड्स जो है पहले लॉन्च किए थे। एडीबी 1966 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे मैंने बताया, मनीला फिलीपाइंस में, और एट प्रेजेंट इसके 69 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। एक चीज एडिशनल क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा था एडीबी का हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, बता आप मुझे बताइए एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड आई विल बी लुकिंग एट द थिंग। तो गाइस मैं चाहता हूं सबके सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करें कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है जी, रिसेंटली एज ऑफ नवंबर 2024 व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया विच इज सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एंटिटीज सीकिंग ऑथराइजेशन एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टीज। तो सेंट्रल काउंटर पार्टीज बेसिकली क्या है, वो काइंड ऑफ एक रोल प्ले करती हैं, एक सेलर के लिए बायर की तरह और एक बायर के लिए सेलर की तरह। ठीक है, तो एक इंटरडिपेंडेंट, एक इंटरमीडिएट बन जाती हैं। तो अगर ये आपको सेंट्रल काउंटर पार्टी बनना है तो भाई उसके लिए मिनिमम नेटवर्क कितने चाहिए। ये रिसेंटली आरबीआई ने इसको क्राइटेरिया को एनहांस किया। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 300 करोड़ रुपीस। तो अब यहाँ पे क्या है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम नेटवर्क क्राइटेरिया है वो 300 करोड़ रुपीस बनाया है फॉर द एंटिटीज अप्लाइंग फॉर सेंट्रल काउंटर पार्टीज। अब सेंट्रल काउंटर पार्टी जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम है जो कि इंटरपोज करता है बायर को, इंटरपोज इटसेल्फ एज अ बायर टू एवरी सेलर। हर सेलर को लगता है मैं बायर हूं और हर सेलर को लगता है कि ये बायर है। ठीक है, एंड अ सेलर टू एवरी बायर इन ट्रांजैक्शंस जो कि सेटलमेंट के लिए की जाती हैं। अब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सबसे पहले नेटवर्थ जो है वो 300 करोड़ रुपीस बना दी गई। ये बोला गया कि जो सेंट्रल काउंटर पार्टीज हैं वो पब्लिक कंपनीज होंगे लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि पब्लिक कंपनी तो बट उसमें शेयर होल्डिंग भी हो। अब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या, शेयर्स मार्केट में हो, शेयर्स हो उसके, बट होल्ड गवर्नमेंट का ज्यादा हो, 51% होल्ड कम से कम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देन इज अ शेयर मस्ट बी हेल्ड बाय इट्स यूजर्स, ऐसा नहीं किसी को भी फ्री में बांट दिए, आपके शेयर्स जो है वो यूजर्स के पास होने चाहिए। एवरी सेंट्रल काउंटर पार्टी मस्ट एस्टैब्लिश अ कंप्लायंस कमेटी विच वुड बी चेयर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फॉरेन सेंट्रल काउंटिंग पार्टीज बन सकती हैं बट उनको ऑब्वियसली आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। और हर फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको 6 महीने के बाद अपना ऑडिटेड जो सर्टिफिकेट है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकती है। तो आपस में बहुत बच्चे एसबीआई की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो मैं उनको भी बोलूंगा गाइज अभी से ही आप जीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जीए एक ऐसा टॉपिक है थोड़ा सा रिलैक्सर भी हो जाता है आपके माइंड के लिए। और दूसरी बात यह है बहुत ज्यादा लास्ट तक मत लेके जाओ, क्योंकि एंड में क्या होता है फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चीजें याद नहीं होती। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और पेपर भी एसबीआई का, तो एसबीआई आपको पता होगा एसबीआई न्यूज में क्या था। तो एसबीआई ने रेस किया है सबसे लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन, तो कितना डॉलर था जी, वो है डॉलर 1.25 बिलियन। तो 1.25 बिलियन का लोन जो है, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन जो है वो एसबीआई ने रेस किया, प्लान किया कि हम उसको रेस कर देंगे। ठीक है, और ये किसके लिए होगा, फॉर इट्स ब्रांच विच विल बी सेटअप इन दी गुजरात की गिफ्ट सिटी में। तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गुजरात में है। एसबीआई से मुझे क्वेश्चन याद आया, मैंने आपके साथ प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था आपको कि एसबीआई को ना एक अवार्ड मिला था बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये अवार्ड किसने दिया था, ये अवार्ड दिया था ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ये अवार्ड दिया था। और ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ना ये जो अवार्ड दिया गया था इसके साइडलाइंस पे वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एनुअल मीटिंग्स हो रही थी, तो इसलिए ये अवार्ड बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली गाइस अंशुल कंबोज जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है रणजी ट्रॉफी में बाय टेकिंग ऑल 10 विकेट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या हिस्ट्री क्रिएट किया, उन्होंने सभी के सभी 10 विकेट्स ली हैं। ठीक है जी, किसके खिलाफ ली हैं, केरला के खिलाफ ली हैं।
अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इससे पहले कितने बॉलर्स ने माइलस्टोन अचीव किया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंशुल कंबोज जो थे वो किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने थे जी, इससे पहले 3 बॉलर्स थे, 3 बॉलर्स थे, और इंपॉर्टेंट है अंशुल कंबोज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली एक रणजी ट्रॉफी मैच हुआ हरियाणा और केरला के बीच में, और हरियाणा की केरला की 10 विकेटें किसने ली हैं, वो अंशुल कंबोज जी ने ली हैं और थर्ड बॉलर बनी है, ठीक है। अब इससे पहले आता है कि बॉलर्स कौन से थे। अगर मैं बात करूं रणजी ट्रॉफी में कौन से सुभाष गुप्ते थे, ठीक है जी, प्रेमांशु चैटर्जी हैं 1956 रणजी ट्रॉफी में है, प्रदीप सुरदेमन है, ठीक है, प्रदीप सुंदरम है, इन्होंने भी 1985 रणजी ट्रॉफी में, ठीक है जी, जो है वो लिया है, यानी कि रणजी ट्रॉफी में सुंदरम जो है उन्होंने लिया था। देखिए प्रेमांशु चैटर्जी और प्रदीप सुंदरम ने रणजी ट्रॉफी में 10 विकेट्स लिए। उसके बाद जो बाकी फर्स्ट क्रिकेट में बात करूं, सुभाष गुप्ते हैं, अनिल कुंबले ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल मैचेस में भी 10 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, ही हैज टेकन दी 10 विकेट्स इन द इंटरनेशनल मैचेस आल्सो अगेंस्ट विच कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। फिर आते देवाशीष मोहंती, तो देवाशीष मोहंती हैज आल्सो टेकन 10 विकेट्स इन अ फर्स्ट क्लास मैच, ओके, दैट इज अ पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। तो देखिए रणजी ट्रॉफी बढ़ा, तो हमने अभी पढ़ा था एक प्रोमिनेंट कप, कौन सा पढ़ा था हमने, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी कप पढ़ा था, तो ये किसने जीता था, मुंबई ने जीता था, किसको हराया था, रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया था, और मैंने क्या पढ़ाया था, मुंबई बना था सबसे ज्यादा बार इन टर्म्स ऑफ रणजी ट्रॉफी टीम्स, इन टर्म्स ऑफ रणजी टीम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम विनिंग द ईरानी कप रणजी टीम्स में कौन था, मुंबई बना है, रिकॉर्ड बना है। बट ओवरऑल अगर मैंने आपको बताया था, अगर मैं ईरानी कप की बात करूं तो सबसे ज्यादा बार ईरानी कप किसने जीता था, वो जीता था रेस्ट ऑफ इंडिया ने। तो वैसे ओवरऑल रेस्ट ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जीता है, बट रणजी ट्रॉफीज में किसने जीता था, मुंबई ने जीता था। अब यहां पे क्या है, अंशुल कंबोज जो कि हरियाणा के हैं, उन्होंने भी रिकॉर्ड बना दिया है 10 विकेट्स लेने का केरला के खिलाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है रिसेंटली Dash has exported electricity to Bangladesh through the Indian Power Grid Marketing, the first operationalization of the tripartite power agreement। तो ये गाइस कौन सी कंट्री है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया तो आंसर नहीं होगा, सो इट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर ऑन आवर एंड, सॉरी फॉर दैट थिंग, सो आंसर शुड बी नेपाल, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, नेपाल ने बोला कि हम ना बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कितनी, 40 गीगावाट, 40 गीगावाट की एनर्जी नेपाल से बांग्लादेश एक्सपोर्ट होनी है। अब किसके थ्रू होगी, इसके लिए नेपाल ने एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ पे कि हम चाहते हैं इंडिया की हेल्प लेके हम इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। दैट इज वाई अभी ऐसे हुआ है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द फर्स्ट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ट्राइपेटेड पावर ट्रेड एग्रीमेंट। ट्राइपेटेड पावर ट्रेड एग्रीमेंट बना, ऑपरेशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है, बिटवीन दी नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया। और इंडिया की तरफ से कौन हो रहा है, वो एनटीपीसी जो है वो इंडिया की तरफ से, एनटीपीसी इज टेकिंग अ पार्ट हियर, ठीक है। और ये साउथ एशिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, ओके, दैट्स अ पॉइंट टू रिमेंबर। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो नेपाल इंडिया बांग्लादेश को कर रहा था, इंडिया जो है मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब आता है जी रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट, आई थिंक यहाँ पे मैंने आंसर आपको बता ही दिया है, तो आंसर क्या है, NVIDIA एंड सॉफ्टबैंक। सो बेसिकली वर्ल्ड का पहला AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क जो है वो पायलट किया गया, किसने किया है, दैट वाज पायलटेड बाय NVIDIA एंड सॉफ्टबैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है जी। ये जो नेटवर्क है ये क्या करेगा, ये इनकॉर्पोरेट करेगा न्यू प्रोसेसेस विच विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है जी। और एडिशनली सॉफ्टबैंक जो है वो फर्स्ट बना था टू रिसीव द NVIDIA's ब्लैकवेल चिप डिजाइन ऑल्सो, ठीक है। और हमने पढ़ा था NVIDIA का जो चिप डिजाइन है वो किसको इंडिया ने किसने अभी एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, आई थिंक जियो ने किया है, रिलायंस डिजिटल्स ने किया है, तो वहां पे भी जियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसकी कितनी रेंज है, जो कि अभी इंडिजिनियसली डेवलप किया गया बाय द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद DRDO दे हैव डेवलप्ड इंडिया का सबसे पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, अभी तक इसका ऑफिशियल नेम नहीं बताया गया है, बट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया गया है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट थिंग, रेंज विल बी दैट इज
1500 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर, फिर 1500 किलोमीटर की रेंज होगी, जो कि लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और इसको बोला जाता है कि जो चाइना का कैरियर किलर है, चाइना कैरियर किलर मिसाइल DF-21D, उसका बोला जाता है कि उसके कंपैरिजन में हमने इंडिया ने ये मिसाइल बनाई है। नेक्स्ट आता है रिसेंटली विक्टोरिया क्रजेर थेल्विक won the Miss Universe 2023 title. She became the first ever person to win this title from which country? तो कौन पहली बनी है किस कंट्री से? पहली बनी है जी डेनमार्क से। तो शी इज अ गर्ल फ्रॉम डेनमार्क। ठीक है, विक्टोरिया जेर टेलविक। सो आई एम एज्यूमिंग कि मैं नाम सही बोल रहा हूँ उनका। ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट एवर पर्सन फ्रॉम डेनमार्क टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। शी वॉज क्राउंड बाय द मिस यूनिवर्स 2023, दैट इज शेनिन पेलकॉसिस फ्रॉम निकारागुआ। ठीक है, एंड द इवेंट वाज होस्टेड इन मेक्सिको। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट रनर अप जो है वो नाइजीरिया से, दैट इज दी शिडिमा एड्रेटस। ओके, सो शिडिमा एड्रेटस जो थी, ठीक है, वो नाइजीरिया से, वो फर्स्ट रनर अप है। एंड मैरिया फर्नांडा पेल्ट्रेन फ्रॉम मैक्सिको, शी इज द सेकंड रनर अप। इंडियन पार्टिसिपेंट कौन थी? रिया सिंघा थी। और आपको मुझे अब ये भी बताना है इंडियन मिस यूनिवर्स किसने जीता है। हरनाज संधू थी। ठीक है जी, और कौन कौन है? मिस यूनिवर्स टाइटल फ्रॉम इंडिया किसने जीता है? चलो लेट्स स्टॉप, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर। तो चलो एक टेस्ट करते हैं अभी। अभी आपको मुझे फटाफट में बताना है कि भाई मिस यूनिवर्स इंडिया में से किसने जीता है। ठीक है, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो हियर। ठीक है, तो फर्स्ट वन कौन थी? चलो फर्स्ट वन देखते हैं कौन है। फर्स्ट वन वॉज सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन थी। ठीक है जी, उसके बाद कौन कौन था? सुष्मिता सेन है, फिर उसके बाद कौन था? दैट इज हरनाज संधू जी। चलो, तो अब आपको मुझे ये भी बताना है कि ऐश्वर्या राय को कौन सा अवार्ड मिला था देन। ठीक है, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐश्वर्या राय को कौन सा अवार्ड मिला था। ओके चलो, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली द संयुक्त विमोचन 2024, जो कि मल्टीलेटरल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज है, ठीक है, ये किस किस ने ऑर्गेनाइज की थी? ठीक है, सॉरी, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी एट विच प्लेसेस? सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, दैट इज इन अहमदाबाद एंड पोरबंदर। तो अहमदाबाद और पोरबंदर में संयुक्त विमोचन एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, वो यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। चलिए अगला आ जाता है रिसेंटली इंडियाज। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज वाज इनॉग्रेटेड। तो बताइए पहला राइटर्स विलेज कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ठीक है, फॉर ऑफरिंग अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर राइटर्स एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट, तो उनको बहुत सटल सेट एनवायरनमेंट मिल सके, तो उसके लिए बोला गया। कहां पे बना गया? दैट इज इन देहरादून। तो रिसेंटली इन गाइस देहरादून इंडिया का पहला राइटर्स विलेज बनाया गया है। ठीक है, एंड इट इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा जा सकता है विलेज का नाम क्या है? थानो। ठीक है, थानो, थाने। ठीक है, चलो, थानो विलेज इन देहरादून। ठीक है, ये बनाया गया एंड इट्स एन इनिशिएटिव व्हिच इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। एंड आई विल से गाइस, अगर कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बिकॉज उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में आने के। तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरह करनी है जो पहली पहली बार हुई है। चलिए अगला आ जाता है, रिसेंटली मिथाली राज वाज अपॉइंटेड एज द मेंटर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किसने बनाया है? अभी हमने क्रिकेट के ऊपर क्या बोल था? अंशुल कंबोज के ऊपर पढ़ा था, हरियाणा से थे, उन्होंने 10 विकेट लिए, किस स्टेट के खिलाफ ली थी? अभी पढ़ाया है, किसके खिलाफ ली थी जी? केरला के खिलाफ ली थी। सबको याद आ गया। अभी आते हैं मिथाली राज। मिथाली राज को मैं बोलूँ अगर, तो इनको वुमेन सचिन तेंदुलकर भी बोला जा सकता है। काफी लोग इनको वुमेन सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, बिकॉज शी अगेन इज अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जिन्होंने काफी ज्यादा काम किया है फॉर द वुमेन्स क्रिकेट, एंड शी वाज आल्सो ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम आल्सो। तो कौन है? बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर थी वुमेन्स क्रिकेट में, दैट इज मिताली राज। ठीक है, एंड शी हैज नाउ बीन सर्व्ड एज द मेंटर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस बाय आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन। तो आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको मेंटर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन जो है वो बनाया है।
ठीक है जी। चलिए, अब बात आता है रिसेंटली इंडिया की GSAT-N2 सैटेलाइट है, which is a high throughput satellite aimed at enhancing the broadband services and in-flight connectivity across the country has been there। आपको मुझे बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या था, जो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है, इन वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, उसने इंडिया के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, फर्स्ट कोलैबोरेशन है बिटवीन द स्पेसएक्स एंड इसरो। ओके, एलन मस्क आपको पता है, जैसे रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, तो एलन मस्क को भी एक डिपार्टमेंट बोला गया कि दिया जाएगा। Okay, and he will also be serving as in one of the department of the USA here, and we will discuss about that also, okay, in the further classes। तो अब SpaceX की कौन सा रॉकेट है जिसके ऊपर हमारी जो है वो, और वो कहां से लॉन्च किया गया था? So guys, the answer for that is SpaceX ऑप्शन नंबर फैल्कन 9। तो फैल्कन 9 रॉकेट है और वो लॉन्च किया गया था फ्रॉम द केप कैनवेरल, ठीक है, केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन दैट्स इन फ्लोरिडा। तो केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन है फ्लोरिडा में, और स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था, वहां से इंडिया की सैटेलाइट जो है GSAT-20 और GSAT-N2 सैटेलाइट जो उसको लॉन्च किया गया था। इट्स एज आई टोल्ड, इट्स द फर्स्ट मेजर कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड स्पेसएक्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सैटेलाइट वाज ऑपरेटेड बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की सैटेलाइट है to provide enhanced broadband and in-flight connectivity services in India. Next question is, recently Odisha has secured its first gold medal in the Hockey India 14th। तो पहला गोल्ड मेडल, अगेन फर्स्ट टाइम ओडिशा ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, किसमें जी? सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में। किसको हराया है और कहां पे हुआ था ये इनिशिएटिव? तो क्वेश्चन दोनों पूछा गया, देखो दो क्वेश्चन पूछे गए कि पहली बात तो सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप कहां पे हुई है, कौन जीता और उसने किसको हराया? तो आंसर इज हरियाणा। हरियाणा वाज डिफीटेड, और ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है जी मेजर राधा कृष्णन स्टेडियम दैट इज इन चेन्नई। अब इंपॉर्टेंट देखिए, हरियाणा से फिर याद आता है क्या पढ़ाया था हमने, आज ही पढ़ा हरियाणा के ऊपर 10 विकेट लिए किसी लड़के ने, किसका नाम क्या है? अंशुल कंबोज। ठीक है, अंशुल कंबोज जी ने 10 विकेट लिए, दैट वी डिस्कस अबाउट हरियाणा। देन फर्स्ट गोल्ड मेडल नेशनल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में किसने जीता है? दैट इज ओडिशा है। ठीक है, सो आंसर इज ओडिशा। चलो, नेक्स्ट इज रिसेंटली हु बिकेम द सेकेंड फॉरेन लीडर आफ्टर डैश टू रिसीव दी। देखिए नाइजीरिया हमने भी पढ़ा था, नाइजीरिया की मिस यूनिवर्स हम अभी पढ़ रहे थे, तो सेकंड रनर अप थी, सॉरी फर्स्ट रनर अप थी नाइजीरिया से। अब नाइजीरिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको अब काइंड ऑफ जैसे इंडिया का भारत रत्न है, तो नाइजीरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो ये 1969 में फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन लीडर को दिया गया था, उसके बाद सेकेंड टाइम अब किसको दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है, बहुत प्रोमिनेंट है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट इज हिज फर्स्ट विजिट। तो काइंड ऑफ बहुत टाइम बाद पहली कोई विजिट है जो किसी इंडियन की वहां पे, तो कौन है? इस इट इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, और उनके पास पहले किसको मिला था? दैट इज क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, सो इट इज आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ नरेंद्र मोदी has received this specific award, that is the grand commander of the order of nature here. So that's an important point for us to remember here. Next is, recently which companies 3 teams won the global gold awards, or won the gold award at the International Convention on Quality Control Cities for their innovative solutions? Is it Tata Steel, RINL, JSW Steel Authority of India Limited, or Hindalco Industries? So what should be the answer here? Answer here is option number B, that is RINL। ठीक है जी, जिसको बोला था RINL विशाखापट्टनम। ठीक है, जिसको के उनकी जो 3 टीम्स थी, कौन सी? आर्मर। द 3 टीम्स आर इंपॉर्टेंट, आर्मर, तरंगिनी एंड साधना। दीज 3 आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, कौन सी 3 कंपनीज थी ऑफ द RINL जिन्होंने अवार्ड दिया? दैट इज दी आर्मर, तिरंगिनी एंड साधना। उन्होंने गोल्ड अवार्ड जीता है एट द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स हियर। ठीक है जी, और ये जो इवेंट हुआ कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? श्रीलंका में, कोलंबो में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए, नेक्स्ट इज रिसेंटली के संजय मूर्ति। सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, के संजय मूर्ति हैज नाउ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पढ़ाया था, तो कौन थे जी सीजीआई अपॉइंट हुए रिसेंटली? तो ये भी बताइए फटाफट में, सीजीआई कौन अपॉइंट हुए इंडिया के? ठीक है, और ये कौन से सीजे थे? मैं सीजे कौन से थे? 51st। ठीक है, सो मिस्टर संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी, वो क्या बने हैं? वो हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब क्या आ गया हमारे?
अनदर प्रोमिनेंट अपॉइंटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन बने हैं जी? संजय मूर्ति सर, के संजय मूर्ति। अब देखिए, ठीक है, इन्होंने किनको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया था दैट इज मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कौन से आर्टिकल के अंडर हमारा सीएजी की बात होती है? दैट इज अंडर आर्टिकल 148। आई विल नॉट से सब सेक्शन आर इंपॉर्टेंट, बट सिंपल आर्टिकल आपको पता होगी 148, ठीक है। सो मिस्टर के संजय मूर्ति हमारे कैग बने गिरीश चंद्र मुर्मू जी को रिप्लेस करके, और इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर की गई थी अंडर आर्टिकल 148। नेक्स्ट इज रिसेंटली द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, उसको 56 टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ना इंपॉर्टेंट देखो क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ना ये जो टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसको आई थिंक 3 to 4 months बैक टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया गया था। बट जब तक हमें एनटीसीए, जो हमें पता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, जब तक वो उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना करे या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे ना करे, तो तब तक हम उसको नंबरिंग में काउंट नहीं करे। तो अब क्या हुआ रिसेंटली, तो हमारे जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने अब ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है कि अब ये हमारे 56 टाइगर रिजर्व है, और ये इंडिया के 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो कहाँ पे है जी? ये है छत्तीसगढ़ में। और इंडिया की लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी हैं? नागार्जुना सागर, दैट इज नागार्जुना सागर श्री सलम टाइगर रिजर्व, दैट्स इन आंध्र प्रदेश, और मानस, दैट्स इन असम। तो आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने एनटीसी की बात की, तो देखिए ना एनटीसीए ही जो है वो प्रोजेक्ट चीता को भी ऑपरेट करती है। एनटीसीए इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट टाइगर ऑल्सो। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। अगर प्रोजेक्ट हमारी पहली टाइगर रिजर्व कौन सी थी इंडिया में, वो कौन सी थी जी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 में स्टार्ट हुआ था, और उसी के अंदर हमारे टाइगर रिजर्व्स बन रही हैं। तो पहला ये बना था, और अब 56 कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हियर। नेक्स्ट इज, ठीक है जी, अब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व, तो बाकी 3 कौन सी बनी है? एक है अचनाकमर, ठीक है, एक है आई थिंक इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। थर्ड वन आई जस्ट फॉरगॉट माय माइंड, तो थोड़े टाइम मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक आई वुड गेट टू नो अबाउट दैट आल्सो, द 3 टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है जी। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी, तो था अचनकमर टाइगर रिजर्व है, दैट इज आपकी आती है उदांती, हाँ एक भूल गया था, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, दैट आई केम टू नो। चलो अब आते हैं, दैट इज ऑन दिस क्वेश्चन, एम करुणाकर रेड्डी विच इज रेफर टू एज द वाटरमैन, ठीक है, वाटरमैन एंड ग्रीन मैन ऑफ साउथ इंडिया। उनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला, तो कौन सा अवार्ड मिला आपको बताना? फर्स्ट एडिशन, उसका फर्स्ट एडिशन था, कौन सा अवार्ड मिला है? सो ही हैज रिसीव्ड द अवार्ड, एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अवार्ड हैज रिसीव्ड, दैट इज द जादव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। सो ही इज अ हैदराबाद बेस्ड एनवायरमेंटलिस्ट। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कहाँ से बेस्ड है वो, किस सिटी से रेफर करते हैं? दैट इज हैदराबाद से करते हैं, ठीक है। एंड इज ऑल्सो नोन एज द वाटरमैन एंड ग्रीन मैन ऑफ साउथ इंडिया, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक अवार्ड, दैट इज द जादव पायेंग इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये बेसिकली का जो ग्रीन एक्टिविटी है, ग्रीन एक्टिविज्म के लिए जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रिसेंटली how many coastal villages in Odisha were recognized as a tsunami ready by UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission during the summit that has held in Indonesia? तो समिट कौन सी ये भी पूछेगी है, और कितनी कोस्टल विलेजेस ये भी पूछा गया है। तो इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अगर दोनों चीजें पता है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो हाउ मेनी? दैट इज 24। सो बेसिकली 24 कोस्टल विलेजेस इन उड़ीसा जो हैं उनको क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया एज सुनामी रेडी विलेजेस, यानी कि अगर इनके सुनामी आ रहे तो वो रेडी हैं, ठीक है, बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन विच इज अ कमीशन वर्किंग अंडर यूनेस्को, ओके जी।
दैट्स अ थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर। तो उड़ीसा से मैंने अभी पढ़ाया था, उड़ीसा ने क्या किया, अभी हमने आज ही पढ़ा क्लास में, उड़ीसा ने पहली बार गोल्ड जीता। कहाँ पे, हमारा 14th सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में। हॉकी से मुझे याद आया, हॉकी से हमने पढ़ाया था FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो इस FIH मैन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला था, हरमनप्रीत को मिला था। ठीक है, FIH के प्रेसिडेंट कौन बने, तैयब विक्रम। तैयब विक्रम FIH के प्रेसिडेंट भी बने हैं, आई थिंक कंफर्म दैट आल्सो, आई थिंक तैयब विक्रम इज द पर्सन। और हरमनप्रीत को FIH मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। और उड़ीसा में मैंने अभी क्या पढ़ाया था, फर्स्ट गोल्ड जीता है 14 सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में। ओके चलिए, नेक्स्ट आता है फीफा के ऊपर। सो फीफा इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस रिसेंटली क्या हुआ, फीफा ने अनवील किया है एक डिजाइन जो कि नासा का इंस्पायर्ड है। नासा इंस्पायर्ड क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी फीफा ने इंस्टॉल की है। Which you tell me it is created in collaboration with which company and it is inspired from which mission of NASA? तो गाइस रिसेंटली फीफा ने जो ट्रॉफी है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम टिफनी, दैट इज टिफनी एंड कंपनी हैज क्रिएटेड दिस trophy along with FIFA and it is inspired from NASA's Voyager mission. Yes, NASA's Voyager mission and periodic table. ठीक है जी, तो नासा के वॉयेजर मिशन से जो है ये इंस्पायर किया गया था, एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे इंस्पायर किया गया था। और ये जो बेसिकली क्या है, ठीक है, द रिवैम्ड 32, तो 32 टीम अगला वर्ल्ड कप, अगले वर्ल्ड कप में 32 टीम्स होंगी, जो कि कहाँ पे होगा, USA में होगा। इससे पिछला कहाँ पे हुआ था, द प्रीवियस फुटबॉल वर्ल्ड कप दैट हैज टेकन प्लेस वाज इन कतर एंड हु वर द विनर, विनर वर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वाज द विनर, और कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। अब नेक्स्ट कहाँ पे हो रहा है, USA पे हो रहा है, जो कि कहाँ पे होगा, विच इज हैविंग 32 टीम्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलनगोंग, ठीक है, सॉरी वॉलनगोंग हैज ओपन इट्स इंडियन कैंपस। तो आपको मुझे बताना है कहाँ पे ओपन किया है। इट हैज बिकम द सेकंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आफ्टर विच यूनिवर्सिटी टू ओपन अ कैंपस इन दैट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट और एट दैट स्पेसिफिक प्लेस। तो व्हाट इज द आंसर? Answer is, guys, the campus has been opened at Gift City. तो गिफ्ट सिटी में आफ्टर डेक्कन यूनिवर्सिटी, so डेक्कन यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू ओपन और द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू ओपन इट्स रीजनल कैंपस इन गिफ्ट सिटी, दैट वाज द डेक्कन यूनिवर्सिटी दैट इज इन from Australia, and the second one is now is that is to open second Australian is the University of Wollongong. गिफ्ट सिटी के बारे में मैंने अभी पढ़ाया था कि SBI ने क्या बोला है, दे आर प्लानिंग टू गेट द लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन, ठीक है जी, अराउंड $1.25 बिलियन। और वो किसके लिए लेके आना चाहते हैं, अपनी जो एक्सपेंशन है वो कहां पे लेके आना चाहते हैं, एक्सपेंशन अपनी गिफ्ट सिटी में। तो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी, चलिए जी, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर। सो कौन सी स्टेट बनी है जी? आंसर इज दैट इज गुजरात। तो गुजरात गिफ्ट सिटी अभी पढ़ के आए हो, गुजरात में क्या हुआ है, तो गुजरात पहली इंडियन स्टेट बना जिसने की खुद की एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी में, इसका नाम है, ठीक है, अंडर द गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन। नेक्स्ट इज रिसेंटली समंथा हावे, ठीक है, हु हैज वन द बुकर प्राइज फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो ऑर्बिटल जो है उन्होंने उन्होंने अवार्ड जीता। तो देखो यहाँ पे अब क्या है कि जो चीज आपने पढ़ी है वो सब दिखा है कि समंथा हावे नेम यू माइट हैव रिटन, कौन सा अवार्ड मिला है, बुकर प्राइज 2024 का अवार्ड मिला है, किसके लिए मिला है, ऑर्बिटल नॉवल मिला, ऑर्बिटल। अब ये जो अवार्ड उनको मिला है ये किसके लिए सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट। तो इनको क्या अचीवमेंट इन्होंने किया है, इट इज फर्स्ट नॉवल सेट इन स्पेस टू विन द बुकर प्राइज, लॉन्गेस्ट नॉवल है या फिर फर्स्ट बुक है, ओनली सेल्फ पब्लिश बुक है टू विन द बुकर प्राइज। तो किसके लिए मिला, क्या खासियत थी इसमें? खासियत क्या है जी? खासियत तो ऑप्शन, ये पहला नॉवल है जो कि स्पेस में हुआ था, फर्स्ट नॉवल विच इज सेटअप इन स्पेस, जो स्पेस में लिखा गया है, एंड इट हैज वन द बुकर प्राइज। ठीक है, सो समंथा हावे विच इज अ ब्रिटिश ऑथर, ठीक है, ही वन द बुक, शी वन द बुकर प्राइज फॉर हर बुक विच इज नोन एज ऑर्बिटल. It is the first novel which is set in space to win this award, and she is also the first woman since 2019 to win the award. So that is again another question to be answered. कि 2019 के बाद पहली वुमेन बने, तो ये भी पूछा क्वेश्चन जा सकता है कौन सी थे. ठीक है जी,
this year it represented the highest amount of representation of women. So that's again something to be remembered. Highest representation of women, ठीक है, and it is said it is the second shortest novel. Another point, second shortest novel to win the Booker Prize. जो सबसे shortest कौन है वो ऑफशोर है, by the Penelope Fitzgerald. ठीक है, Penelope Fitzgerald ने एक नॉवल लिखा था ऑफशोर, वो सबसे शॉर्टेस्ट नॉवल है टू विन दी बुकर प्राइज एंड इट इज द सेकंड शॉर्टेस्ट. सो दिस इज अगेन समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो दैट्स अगेन समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. तो ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. देखिए सबसे पहले स्पेस में, जितने वाला स्पेस में लिखा हुआ नॉवल, सेट इन स्पेस टू विन द अवार्ड. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वुमेन सिंस 2019, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज देयर. ठीक है जी, एंड सेकंड शॉर्टेस्ट आफ्टर द ऑफशोर हियर. Another homework I am giving you in the thing is that you have to write in the chat section is offshore कौन सी राज्य में मिला था. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है. That is your homework question. Offshore has won the Booker Prize in which year? That you have to tell me in the comment section. Okay, चलिए let's move towards the next question. So guys, Welsi Yukiza was appointed as the first Interpol chief from a developing nation. He is from which country? तो किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं? ठीक है जी, so he belongs from Brazil. ठीक है, so Welsi Yukiza, who is from Brazil, has been commissioned or has now been appointed as the Interpol chief. ठीक है जी, फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंटरपोल क्या एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1923 में बनी थी और लियोन एंड फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड है. ब्राजील से आपको क्या याद रखना, ब्राजील में क्या हो रहा है, हमारी नेक्स्ट ब्रिक्स समिट. तो जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे हो रही है, ब्राजील में हो रही है. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि ब्राजील बिकेम द सेकेंड ब्रिक्स नेशन टू ऑप्ट आउट ऑफ कहां से, दैट इज फ्रॉम द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. ठीक है, यहाँ पे चाइना BRI, चाइना वन बेल्ट वन रोड उसको BRI भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. मैंने आपको वही भी बताया था कि इसके कंपैरिजन में, इसके काउंटर पार्ट में इंडिया ने कौन सा लॉन्च किया, इंडिया ने लॉन्च किया था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज द कॉरिडोर विच इंडिया इज प्रपोजिंग in contrast to the Belt and Road Initiative. Okay, चलिए let's move to the next thing. Rachel Gupta became the first Indian to win Miss Grand International title. ठीक है, so अभी हमने मिस यूनिवर्स की बात की थी, next we are talking about Miss Grand International title. So Miss Grand International title, she hails from which state? That's a common questions being asked in the specifically in the banking examinations. तो कौन सी स्टेट थी जी वो, she hails from Punjab. So Rachel Gupta, who is from Punjab, she became the first Indian to win the Miss Grand International title. Important point, क्योंकि अगेन फर्स्ट टाइम है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, उनको ग्रैंड पेजेंट चॉइस अवार्ड भी मिला था, दैट इज टाइड विद लारा दत्ता फॉर द मोस्ट इंटरनेशनल पेजेंट क्राउन्स वन बाय इंडिया. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. लारा दत्ता जी ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पेजेंट्स जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना, और उनके साथ उन्होंने टाई अप किया है. तो दैट्स समथिंग वी नीड टू रिमेंबर here. Next is recently the Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first bio-manufacturing institute, that's the BRIC, BRIC, that is BRIC National Agri-Food Bio-Manufacturing Institute, BRIC NABI. कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो अभी आप उसी स्टेट से बात करके आए हो, उसी स्टेट से याद करके आए हो रेशल गुप्ता जी के बारे में. तो आई गिव यू द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, दैट इज मोहाली. बिल्कुल सी. तो अभी हमने पंजाब से पढ़ा था रेशल गुप्ता जो कि फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस ग्रैंड इंटरनेशनल टाइटल. एंड नाउ द ब्रिक, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ, ब्रिक नेशनल एग्री फूड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू बी सेट अप इन मोहाली. ओके, सो ये इंस्टीट्यूट जो है इट इज फॉर्म्ड विद द मर्जर ऑफ NABI एंड द CIAB. ठीक है जी, तो ब्रिक ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका कुछ और है, दैट इज द ब्रिक नेशनल एग्री. ये जो है ये फॉर्म्ड है विद द मर्जर ऑफ NABI एंड द CIAB टू एनहांस इंडियाज एग्री फूड सेक्टर यूजिंग द एडवांस बायोटेक्नोलॉजीज हियर. ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आता है रिसेंटली the first edition of Sagar Manthan, that is the Great Ocean Dialogue, has held in New Delhi. It focused on various themes. Which of the following is not one of the central theme of the event? Sagar Manthan की central theme कौन सी नहीं है?
That is New Frontiers, the Blue Growth Partnership for Progress, Coast and Communities, Space Exploration and Marine Linkages of Green and Blue. So what should be the answer here? आंसर है जी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मैरीन लिंकेजेस इज नॉट अ पार्ट हियर। तो इसकी थीम्स कौन सी थी? सागर मंथन जो है वो दिल्ली में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अलॉन्ग विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। ये सेकेंड एडिशन है इसका। तो ये कहाँ पे हुआ है? देखिए 4 थीम्स थी, कौन सी हैं? दैट इज न्यू फ्रंटियर, ब्लू ग्रोथ पार्टनरशिप फॉर प्रोग्रेस, दैट इज फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम प्रोग्रेस, ग्रीन एंड ब्लू सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और कोस्टल कम्युनिटीज की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन। तो नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन भी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज ने एक स्टैंप निकाली है फॉर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन। तो द मिशन टारगेट स्क्रीनिंग 7 करोड़ पीपल विद इन 3 years। जोग्राफिकल फोकस इसका क्या है कि ये 17 स्टेट्स जहां पे हाई प्रीवेलेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया डिजीज है वहां पे इसको कैटर किया गया। एंड द मिशन एम्स टू एलिमिनेट द मिशन सिकल सेल डिजीज बाय 2035। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर को ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, बिकॉज 35 नहीं है, इट इज 2047, ठीक है। तो जैसे मैंने को बोला, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक पोस्टेज स्टैम्प निकाला है फॉर सिकल सेल डेडिकेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछले साल बजट में अनाउंस हुआ था, ठीक है। और कहां से अनाउंस हुआ था? दैट इज फ्रॉम, इट स्टार्टेड फ्रॉम शहडोल, दैट्स इन मध्य प्रदेश। सिकल सेल डिजीज, अ सिंपल क्वेश्चन कैन बी, सिकल सेल डिजीज इज अ डिजीज रिलेटेड टू आरबीसीज, रेड ब्लड सेल का ये डिजीज है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है। और ये ना जनरली इसको बोले जेनेटिक डिजीज बोला जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ जेनेटिक डिजीज एंड मेजरली इट इज बीइंग फाउंड इन द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसी के हेल्थ चैलेंजेस को, टू एड्रेस द हेल्थ चैलेंजेस ऑफ सिकल सेल डिजीज स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? सिंपल सेल आप कैसे इरेडिकेट करोगे? यू विल क्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अफोर्डेबल फैसिलिटीज, अवेयरनेस बढ़ाओगे, प्रैक्टिस करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, वही चीज यहाँ पे है। एनेबलिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है जी। Creating prevalence through the awareness part here, changes in practices and screening will be done here, and target is to eliminate by 2047. Okay, features क्या है? We will focus on primary prevention, जहाँ पे we will focus first on the creating awareness, ठीक है, for premarital counseling. Then community and school level initiatives will be school-led initiatives will be done for early detection. Distribution of sickle cell genetic status cards will be given here. Target is to screen 7 crore people in 3 years. हमें entire population करना है। सबसे पहले we will start from 0 to 18 years and then we will expand incrementally up to 40 years of age under the National Health Mission here. तो specifically कहाँ पे फोकस कर रहे हो? आप फोकस कर रहे हो 17 स्टेट्स, वो 17 स्टेट्स जहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ आपके सिकल सेल डिजीज के केसेस हैं। तो स्टेट्स आई हैव रिटन हियर गाइस, आपको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिए, सारे क्रैम नहीं करना है इसको, बस ये याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है जी आपके लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ आई एम नॉट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, काइंड ऑफ लेंथी क्वेश्चन मैंने जात के इंटरनेशनली बनाया, बिकॉज जनरली हम देख रहे हैं कि एसबीआईपीओ में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन आपके एसबीआईपीओ में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लेवल बड़ा मिल सकता है इस साल, तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो आपको मुझे बताना सबसे पहले किस स्कीम की बात कर रहा है, ठीक है जी, और क्या इसका आंसर होगा। तो इसका पहले लाइन पढ़िए, इट इज अ लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड एश्योरेंस स्कीम, हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। हमारे इंडिया में हेल्थ एश्योरेंस लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड कितना दे रहा है? 5 लाख रुपया दे रहा है एनुअल पर फैमिली। किसके लिए दे रहा है? फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर दे रहा है, ठीक है जी, टू द 55 करोड़ पीपल। तो देखो यहां से क्लियर कट किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब रिसेंटली क्या हुआ था? जन आरोग्य योजना जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन्स को जो है उनको एनहांस कर दी गई थी। वहां पे जो 70 एंड अबव सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी जन आरोग्य योजना के बेनिफिट्स दिए गए थे। अब आपको मुझे बताना यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो सही हैं। The coverage now includes all senior citizens above 70 years regardless of their socio-economic status. क्या socio-economic status के regardless है या फिर उसको consider किया जाता है? With a distinct new card issued for eligible individuals. Senior citizen above 70 years from families who have already enrolled under the PMJAY scheme, they will now receive additional 5 lakh top up
annually, which can be used exclusively by them. Senior citizens with private institutions or those covered under ESI schemes are not eligible. So that is wrong here because they are eligible. So answer will be option number A. 1 and 2 is the correct option here. अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूज में क्या है. न्यूज में बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है 10 lakh citizens, over 10 lakh citizens have enrolled under this new card of Ayushman Vay Vandana card. So Ayushman Vay Vandana card is basically the Ayushman Bharat card which is given for senior citizens above 70 years of age. And out of this 10 lakh, 4 lakh enrollments were being made by the females here. So that's a point to be remembered. और ये कब बनाया गया था गाइस, जो ये इन्फॉर्मेशन है ये आयुर्वेदा डे जो कि 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, तब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज की थी. कमिंग टू द आयुष्मान भारत स्कीम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. इट फोकसेस ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल. ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल जो है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को कैटर करता है. प्राइमरी हेल्थ के लिए कौन सी है, वो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम. दैट इज फॉर प्राइमरी सेक्टर. 2018 में लॉन्च हुई थी. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है. इसने किसको रिप्लेस किया था, इट हैज रिप्लेस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रॉब्लम क्या था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में ना जो हमारी फैमिली साइज उस पर कैप था कि 5 फैमिली मेंबर्स का कैप था. ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो इसने जो फैमिली साइज का कैप था, मतलब कि फैमिली में जितने मर्जी मेंबर्स हो, इट इज गिविंग यू द 5 लाख रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज पर फैमिली irrespective of size. irrespective of size here. टारगेट कहां पे बोला गया था, टू कवर दी 12 करोड़ पीपल्स एंड वल्नरेबल फैमिलीज. अप्रोक्सीमेटली बोला गया था जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है उसको हम कवर करेंगे. इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पे अगर मैं बात करूं 1052 रुपीज का इसका ना पेंशन वो बनता है प्रीमियम. ठीक है, 1052 का. अब ये प्रीमियम बेसिकली सेंटर और स्टेट बॉन्ड करते हैं इन द रेशियो ऑफ 60:40. तो जो बेनिफिशियरी है वो कोई पैसा नहीं दे रहा, बेनिफिशियरी पैसा नहीं दे रहा, सेंटर और स्टेट पैसा देते हैं इन द रेशियो ऑफ 60:40. द प्रीमियम इज 1052 रुपीज, जो ये बॉन्ड करते हैं. ठीक है, बेनिफिशियरीज जो हैं उनको आप फॉर द नॉर्मल केसेस, दैट इज नॉर्मल केसेस जो बेनिफिशियरीज हैं दैट आर बेसिकली बीइंग हाउसहोल्ड्स व्हिच आर बीइंग कवर्ड एज पर देयर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस व्हिच कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. ओके, health coverage I told you 5 lakh per beneficiary per annum is given for secondary and tertiary care irrespective of number of family members है. यहाँ पे 3 days का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 days का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किया जाता है. बेनिफिट्स कैन बी गिवन टू द पब्लिक एंड empaneled, नॉट ऑल, empaneled private hospitals. Remember, empaneled private hospitals. Then it says children up to 5 years of age they can avail the treatment on the Ayushman cards for their parents. ठीक है जी, तो 5 साल तक के बच्चे अपने आयुष्मान भारत कार्ड जो पेरेंट्स का कार्ड है उस पे वो बेनिफिट ले सकते हैं. और याद रखिए, एंड दैट केस द चाइल्ड एंड द अदर फैमिली मेंबर दे कैन साइमल्टेनियसली can be treated in the hospitals. Benefits of the schemes are portable across the country, but important चीज याद रखना कौन सी that is this DAO is very important. तो बेसिकली गाइस दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये 3 है जहां पे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होती बिकॉज इनकी खुद की स्कीम्स हैं, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो इसी मॉडल पे वर्क कर रही हैं. ठीक है, अब रिसेंटली 70 इयर्स के बारे में गवर्नमेंट ने बोला कि हर सीनियर सिटीजन जो 70 इयर्स अबव है उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. चाहे अब उनके लिए डिस्टिंक्ट कार्ड बनेगा जो मैंने आपको बताया, आयुष्मान भारत वाय वंदना कार्ड विल बी कवर्ड हियर. ठीक है जी, इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने क्या क्या याद रखना है कि एलिजिबल सीनियर सिटीजन हैं वुड बी इशूड अ न्यू डिस्टिंक्ट कार्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. सीनियर सिटीजन जो हैं इन दोज फैमिलीज विच आर ऑलरेडी कवर्ड उनको एडिशनल 5 लाख रुपीज मिल जाएगा. ठीक है जी, ऑल सीनियर सिटीजन जो हैं उनको एक्सक्लूसिव कवरेज मिलेगा 5 लाख का. ठीक है जी, ऑन अ फैमिली बेस रुपीज 5 लाख पर ईयर ऑन अ फैमिली बेसिस. सीनियर सिटीजन के बाद अगर कोई पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है यानी कि मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड है, वो चूज कर सकते हैं. अगर उनके पास कोई प्राइवेट इंश्योरेंस भी है या फिर कोई और स्कीम भी है तो भी वो एलिजिबल है टू गेट एनरोल्ड अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम हियर. Okay guys, so this is all about your session for the day. ठीक है, I hope you have enjoyed the session. Okay जी, बाकी गाइज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं एसबीआई पीओ के तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर लिंक पे क्लिक करके पीवाईक्यूज भी डाउनलोड कर सकते हैं टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन. ओके, एंड इफ यू स्टिल हैव अ डाउट
विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग, या फिर आपको कोई चीज़ पूछनी है, आपको लग रहा है कि सर मुझे कोई डाउट है, मुझे आपसे पूछना है, पर्सनली डाउट पूछना है आपसे, तो कोई इश्यू नहीं गाइज, आप हमसे पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं बाय ड्रॉपिंग अस एन ईमेल, दैट इज एन आवर ईमेल आईडी, दैट इज एट hello@edutap.co.in, or you can have a call with us on the number that is 81462 07241. Okay ji. So on that note, I wish you all the best for the examination. I hope you have enjoyed the session. अगर सेशन आपको बढ़िया लगा, मजा आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको सेशन, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी सेशन, जब हम आपके सेशंस ले रहे हैं चैनल पे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल जाए. तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और तब मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते विद द अनदर इंपॉर्टेंट वीकली सेशन ऑन द बैंकिंग करंट अफेयर्स. सो ऑन दैट नोट, आई अगेन से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड. बाय बाय.